वेलकम स्टूडेंट्स। हम सभी लोग मेटलर्जी टॉपिक के अंतर्गत आयरन की मेटलर्जी को देख रहे थे। आयरन की मेटलर्जी में हम सभी लोगों ने आयरन के अयस्क से लेकर कच्चा लोहा कैसे प्राप्त करते हैं हमने ये पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। जिन भी बच्चों ने ये वीडियो ना देखा हो वो बच्चे इस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है। आयरन के अयस्क कौन से थे? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट। उसका हमने चुंबकीय पृथक्करण किया, उसके बाद हमने उसका भर्जन और निस्तापन किया तो हमको भर्जित अयस्क मिला, और इस भर्जित अयस्क का हमने प्रगलन किया बात्य भट्टी में तो हमको कच्चा लोहा या पिग आयरन जिसको हम कहते हैं वह हमको मिल गया। तो देखो, हमको जो कच्चा लोहा मिला था उस कच्चे लोहे का थोड़ा सा जो हमारा प्रतिशत संगठन है उसको देखिए। जो उसमें आयरन है वो लगभग 95% है, 95% तक आयरन रहता है, 4% तक हमारा कार्बन रहता है, और बाकी का जो 1% है उसमें अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां मुख्य रूप से सिलिकॉन की, फास्फोरस की, सल्फर की, मैग्नीज की, ये अशुद्धियां मुख्य रूप से इसमें मौजूद होती हैं। अब देखिए, जो हम लोगों को कच्चा लोहा मिल गया है, अब उस कच्चे लोहे से हम ढलवा लोहा कैसे बनाते हैं, और फिर ढलवा लोहे से हम पिटवा लोहा कैसे बनाते हैं, और फिर पिटवा लोहे से हम इस्पात कैसे बनाते हैं। तो हम इस वीडियो में पिटवा लोहा कैसे बनाते हैं, पिटवा लोहे के क्या गुण होते हैं, यहाँ तक कवर करेंगे। इसमें देखें, सबसे पहले हमने जो कच्चा लोहा लिया उसको एक बात्या भट्टी में भर लिया। बात्या भट्टी छोटी होती है ये, इस भट्टी में हम लोग विशेष प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए हम इस भट्टी का नाम बात्या भट्टी ना बोल करके क्यूपोला भट्टी कहते हैं। बात्या भट्टी जैसी ही होती है, बस ऊंचाई उसकी 10 मीटर के आसपास रहती है। इसमें हम कच्चे लोहे को भरते हैं और साथ ही साथ उसमें स्क्रैप आयरन मिलाते हैं। स्क्रैप आयरन से मतलब हुआ जो हमें कबाड़ से लोहा मिला हुआ है, उस लोहे के छोटे छोटे पीसेस करके हम उस भट्टी में उसके साथ डालते हैं। इसमें कार्बन नहीं मिलाते हैं। आपको पता होगा, जब हमने पिछली बार प्रगलन किया था तो हमने अयस्क लिया था, उसमें कोक मिलाया था और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया था या कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया था। यहाँ पर हम मिलाएंगे मगर कार्बन नहीं मिलाएंगे, यहाँ हम अयस्क मिलाएंगे, अयस्क कह रहा हूँ, कच्चा लोहा मिलाएंगे, पिग आयरन मिलाएंगे। उसके बाद हम उसमें मिलाएंगे स्क्रैप आयरन और उसमें मिलाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर एज इट इज़ ऊपर से गिराएंगे, नीचे से वायु प्रवाहित करेंगे, गर्म होगा, और गर्म होने पर यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कार्बन की मात्रा, कुछ कार्बन की प्रतिशत मात्रा इसमें से निकल जाती है, कम हो जाती है, और जो लोहा हमको लास्ट में मिलता है उस लोहे को हम सीधा उससे ढाल करके वस्तुएं बना सकते हैं। इसलिए उस लोहे को हम ढलवा लोहा कहते हैं। आपने घरों में देखा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ढलवा लोहे से बनी होती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जो पर्दे को टांगने वाले जो हैंडल होते हैं उनको देखो, आप ऐसे गिरा दो तो वो रहते तो लोहे के हैं मगर वो टूट जाते हैं, तो आप कहोगे यार लोहे के हैं टूट गए हैं। तो इसका मतलब वो दिखने में तो ज़रूर कठोर है बट वो बहुत भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, और झटका लगने पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसमें कार्बन की मात्रा कंपैरेटिवली कम है बट उसमें रिजिडिटी ज़्यादा है, मतलब कठोर है दिखने भर का, मगर उसमें ब्रिटलनेस ज़्यादा है, भंगुरता ज़्यादा है। तो ये हमारा ढलवा लोहा से हम लोगों कच्चे लोहे से हमें ढलवा लोहा तक मिल गया। ढलवे लोहे की विशेषता क्या है कि इसमें जो आयरन की मात्रा है वो क्या होती है, 93% तक रहती है। कहोगे आयरन कम क्यों हो गया 93-94%? तो बेसिकली हम इसमें स्क्रैप मिला रहे हैं, रद्दी लोहा मिला रहे हैं। तो रद्दी लोहे में पता नहीं किस कैटेगरी का लोहा है, कुछ अच्छी कैटेगरी का होता है, कुछ ख़राब कैटेगरी का होता है। तो उसमें आयरन की जो अप्रॉक्सीमेट मात्रा है वो 93, 94, 95% तक वेरी करती है। ये अप्रॉक्सीमेट संगठन है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, किताबों में अलग अलग दिया रहता है, बट जो मोस्ट आपकी ऑथेंटिक बुक से मैंने जो लिया है उसमें जो आयरन की प्रतिशत मात्रा है 93-94% के बीच में रहती है, और जो कार्बन की मात्रा है वो कंपेरेटिवली 4 से कम हो जाती है, 2 और 4 के बीच में रहती है। बट बाकी अशुद्धियाँ जो है वो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज, ये अशुद्धियाँ उसमें कम थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, और इस तरह के लोहे को हम बोलते हैं ढलवा लोहा। अब हमें आगे बात करनी है ढलवा लोहे से हम पिटवा लोहा कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए प्रोसेस जो यूज़ करते हैं उसका नाम है पडलिंग विधि। याद रखिएगा, ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, पडलिंग विधि। इसमें एक तरह की, मतलब पडलिंग विधि में एक परावर्तनी भट्टी होती है, सेम एज यूजुअल है। परावर्तनी भट्टी आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है। परावर्तनी भट्टी होती है और उस भट्टी में जो जिसमें हम घान को रखते हैं, जिसको हम चूल्हा कहते हैं,
उसके नीचे साइड में अस्तर लगा होता है, वो अस्तर किसका होता है? हेमेटाइट का। ये याद रखने वाली चीज़ है कि पडलिंग विधि से हम ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाते हैं। पिटवा लोहे में पडलिंग विधि में एक परावर्तनी भट्टी होती है जिसमें अस्तर किस चीज़ का लगा होता है? हेमेटाइट का अस्तर लगा होता है। और हेमेटाइट का अस्तर करता क्या है? जितनी हमारी अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को ऑक्साइड में बदल देती हैं। किस में बदल देती हैं? उन अशुद्धियों को ऑक्साइड्स में बदल देती हैं। और वो ऑक्साइड्स देखिए किस तरह से, जैसे ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है, तो जो हम हेमेटाइट लेंगे Fe2O3 लेंगे तो होगा क्या कि ये कार्बन हेमेटाइट से रिएक्शन करेगा, आयरन तो मिल ही जाएगा। ये तो मतलब हेमेटाइट लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि एक तरफ तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है जो कि वाष्पशील पदार्थ है, बाहर निकल जाएगा, और ये जो आयरन आएगा वो उसी में मिल जाएगा। तो हेमेटाइट कार्बन को बदल देता है कार्बन मोनोऑक्साइड में और इटसेल्फ बदल जाता है आयरन में। ये तो खैर आयरन में आयरन मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सिलिकॉन है ऐसा ही है, ठीक है, उसमें जब हम Fe2O3 मिलाते हैं तो हम लोगों को मिलता है SiO2 मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सिलिका। मतलब ये जो सिलिकॉन है ये SiO2 में बदल जाता है और साथ में बनता है 4 मोल्स ऑफ Fe, इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन बदलता है Si में, जो इसी तरह मैग्नीज़ है वह भी बदल जाता है किस में? मैग्नीज़ ऑक्साइड में। ये जो मैग्नीज़ है वो किस में बदल जाएगा? 3 मोल्स ऑफ MnO में बदल जाएगा और +2 मोल्स ऑफ Fe। और ये जो फास्फोरस है ये बदल जाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में, इस तरह से 12 मोल्स ऑफ फास्फोरस +10 मोल्स ऑफ Fe2O3, ये हमारा बदल जाएगा 3 मोल्स ऑफ P4O10 +20 मोल्स ऑफ Fe, ठीक है। ये हमारा ये P4O10 है, ये भी फर्दर रिएक्शन कर सकता है। P4O10 जो हमारा बन गया है वो फिर से रिएक्शन कर सकता है किससे? Fe2O3 से, ठीक है। और Fe2O3 से रिएक्शन करके ये बनाता है Fe, आयरन का निर्माण कर FePO4 का होल थ्राइस, नहीं, हाँ FePO4 ही रहेगा, FePO4 बनेगा। और FePO4 को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो 4P यहाँ पर 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 मोल्स ऑफ FePO4। ये इस तरह से मिलेगा FePO4, इसको हम बोलते हैं स्लैग। देखो रिएक्शन तो आपको लिखनी पड़ेगी और रिएक्शन थोड़ी लिखने पर याद होती है, आप बेहतर तरीके से याद कर सकते हो। मैं आपको जो प्रोसेस की बात है वो समझा सकता हूँ, रिएक्शन लिख सकता हूँ, जैसा मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आप भी लिखिए, 2-3 बार लिखिए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। देखो हमने क्या सीखा कि ढलवा लोहे से हम जो पिटवा लोहा बनाते हैं वो किस विधि से बनाते हैं? पडलिंग विधि से बनाते हैं। पडलिंग विधि में होता क्या है? एक तरह की परावर्तनी भट्टी होती है, उसमें अस्तर किस चीज़ का लगा होता है? हेमेटाइट का अस्तर लगा होता है। हेमेटाइट करता क्या है? जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उसको किस में बदल देते हैं? उनके ऑक्साइड्स में बदल देता है। कार्बन बदल गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, सिलिकॉन बदल गया SiO2 में, Mn बदल गया MnO में, और फास्फोरस बदल गया P4O10 में। अब देखो होता ये है कि देखो ये MnO ये कैसी है? क्षारीय है, और ये SiO2 क्या है? अम्लीय है। तो ये आपस में ही इंटर रिएक्शन कर लेंगे, आपस में ही रिएक्शन कर लेंगे और क्या बनाएंगे? मैग्नीज सिलिकेट बनाएंगे। या फिर ये अम्लीय है और ये क्षारीय है तो मैग्नीज फॉस्फेट बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने हेमेटाइट लिया उसने अशुद्धियों को ऑक्साइड में बदल गया, ठीक है। कुछ ऑक्साइड तो वाष्प बन के निकल जाते हैं, मतलब गैसीय अवस्था में रहते हैं तो निकल जाते हैं, बट कुछ ऑक्साइड गैसीय अवस्था में नहीं होते हैं, जैसे SiO2 गैसीय अवस्था में नहीं है, मैग्नीज ऑक्साइड गैस अवस्था में नहीं होता है, ये तो ठोस अवस्था में है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। तो फिर इनका क्या करेंगे? तो ये आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करके अम्ल और क्षार के बीच में रिएक्शन होती है और रिएक्शन के बाद हमको जो भी उदासीन टाइप का कंपाउंड मिलता है उसको हम बोलते हैं स्लैग, या जिसको बोलते हैं धातुमल। तो परावर्तनी भट्टी में ऊपर साइड में तैरने लगता है धातुमल, जिसको हम छान करके क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। तो हमारा ढलवा लोहा, उसमें जो भी हमारी अशुद्धि थी वो अब निकल गई, अशुद्धि हमारी निकल गई। तो जैसे ही लोहे में, देखो इसको ऐसा समझो, लोहे में जब अशुद्धि रहती है
लोहे में जब अशुद्धि रहती है तो उसका जो गलनांक होता है वो होता है 1200-1300 के आसपास। अशुद्धि की मात्रा हम इतनी मान रहे हैं, लगभग 94% तक लोहा है और बाकी सब क्या है, अशुद्धि है। तो जैसे ही लोहे में 94% से 94% लोहा और 6% के आसपास अशुद्धियाँ रहती हैं तो उसका गलनांक घट जाता है, वो 1200-1300 पर पिघलने लगता है। मगर जब हम यहाँ पर देखें तो हमने जब पडलिंग विधि में हेमेटाइट का स्तर लेते हुए परावर्तनी भट्टी में उस ढलवा लोहे को गर्म किया तो अशुद्धियाँ तो सारी निकल गई, धातुमल के रूप में निकल गई, धातुमल ऊपर आ गया। अब जो हमारा लोहा है उसमें से अशुद्धि निकल गई। तो जब लोहे से अशुद्धि निकल गई तो उसका गलनांक 1200 था, बढ़ के 1600 हो जाता है, 1700 हो जाता है। और हमने परावर्तनी भट्टी के अंदर का तापमान कितना लिया था, 1400-1500 लिया था, 1600 लिया था, मतलब 1400-1500 के आसपास लिया था। और यहाँ पर गलनांक अशुद्धियाँ निकलने के बाद कितना हो गया, 1600 हो गया। तो अंदर जो पिघला हुआ लोहा था अशुद्धियाँ निकलने के बाद वो सॉलिडिफाई होने लगता है, ठोस अवस्था में जाने लगता है। तो हम फटाफट उस लोहे को क्या करते हैं, उस भट्टी से बाहर निकालते हैं। जब हम उस भट्टी से उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते निकालते तक वो सॉलिडिफाई हो जाता है और ठोस अवस्था में आ जाता है, जिसके बाहर साइड में धातुमल चिपका हुआ रहता है। तो उस धातुमल को हम पीट पीट करके बाहर निकाल देते हैं। इसलिए उस लोहे को हम क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा कहते हैं। और ये लोहे का क्या होता है, शुद्धतम रूप होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, 0.1 से लेकर 0.25% तक होती है। तो आपसे पूछा जाता है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी तक हो सकती है, तो याद रखिए 0.1 से लेकर 0.25% तक मात्रा होती है। बाकी इसमें अशुद्धियाँ नेग्लिजिबल होती हैं, ना के बराबर ही होती हैं, क्योंकि सारी अशुद्धियाँ हम पहले ही निकाल चुकते हैं। अब देखो इस लोहे की खास बात, सबसे बढ़िया खास बात तो ये है कि ये लोचदार होता है। मतलब देखो लोचदार का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम आप डंडे की तरह से मोड़ ले रहे हो। आपने देखो ऐसा समझो आप, जैसे एक लोहा है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सरिया टाइप का होगा। तो उस सरिये को आप जैसे एक होता है एकदम एक छेनी लगा करके एक हथौड़ा मारते हैं तो वो टूट जाता है। कभी कभी अच्छा जब सरिया लेते हैं तो उसमें हम 2-3 बार मारते हैं तब जा करके वो टूटता है। मतलब उसमें जो लोच है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये जो लोहा है, जो पिटवा लोहा है, नंबर 1 शुद्धतम है। इसमें तनन सामर्थ्य होती है, थोड़ा खींच सकते हैं, खिंच सकता है, रेशेदार होता है, बेल्डिंग इसमें हो जाती है और ये अच्छी क्वालिटी का लोहा है। इसमें बेल्डिंग भी पॉसिबल है, बेल्डिंग हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम इस लोहे को गर्म करें, मतलब ढलवा लोहे को, सॉरी पिटवा लोहे को हम गर्म करें, बहुत तेज़ गर्म करें और फिर अचानक से उस पर पानी डाल दें, मतलब ठंडा कर दें, तो होता यह है कि इसकी जो नम्रता, मतलब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, सॉफ्टनेस है, मतलब सॉफ्टनेस का मतलब ऐसा नहीं कि दब रहा है, मतलब सॉफ्टनेस का मतलब ये है कि लोच ले जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसकी जो सॉफ्टनेस है वो जाती नहीं है। अगर हम एकदम तेज़ी से गर्म करके अचानक ठंडा कर दें तो ऐसी स्थिति में इसकी ये कड़क कठोर नहीं होता है। स्टील के साथ उल्टा है। तो स्टील को अगर हम तेज़ी से गर्म करके अचानक ठंडा कर दें तो स्टील कठोर हो जाता है, इस्पात कठोर हो जाता है। तो अभी हम आपको डिफरेंस पढ़ाएंगे, ढलवा लोहे में, पिटवा लोहे में, इस्पात में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, ये प्योरेस्ट फॉर्म है, शुद्धतम रूप है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा इतनी है, रेशेदार होता है, बेल्डिंग कर सकते हैं, गर्म करके ठंडा करने पर कठोर नहीं पड़ता है, तन्यता का गुण इसमें होता है और ये सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। और इस लोहे में, मतलब इस लोहे से अब हम इस्पात कैसे बनाते हैं वो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम इस्पात को बनाना सीखेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो क्रम से समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे आयरन की मेटलर्जी सीख रहे हैं, आयरन की मेटलर्जी के टोटल 3 पार्ट हैं। इस्पात जब हम पढ़ लेंगे तब जा कर के वो टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। तो जिन भी बच्चों ने आज ये वाला वीडियो देखा है उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इससे ठीक पिछला वाला वीडियो आयरन की मेटलर्जी से रिलेटेड पोर्शन है वो ज़रूर देख लें। और मेरे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट देखिए, यूट्यूब पर क्लिक करके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें चैप्टर वाइज क्रम से, सीक्वेंस से आपको टॉपिक मिलेंगे। आप क्रम से देखते जाइए, जैसा आपके पास टाइम हो वैसा निकाल करके देखते चलिए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को मिस करोगे, छोड़ोगे, तो आपके पास अधूरा ज्ञान रहेगा। और मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। या तो आप चीज़ों को जानिए ही मत, और अगर आप जानना चाहते हो तो फिर पूरा जानिए।
वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।